हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। आपका पुनः स्वागत है थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लास में। लास्ट क्लास को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किए थे, ठीक है। लास्ट क्लास को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किया था और उसी क्रम में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। जैसे कि अगर पॉइंट यहाँ पर Q था तो यहाँ से P पॉइंट पर R दूरी पर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह हम लोगों ने लास्ट क्लास को पढ़ा था। और यह भी बताया था कि अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और इसको समझने के लिए क्या बताया था कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ अपने मन से +1 चार्ज रख दो। तो अगर यह +Q चार्ज है और यहाँ +1 चार्ज है तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो यहाँ पर +1 चार्ज रखो तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो ठीक है, ये वाला है। डायरेक्शन है तो मन में यहाँ +1 रखो और देखो +1 को यह नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अगर कोई पूछ ले तो यह नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर +1 रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द चार्ज -Q, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा कि अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो यहाँ पर अगर किसी चार्ज Q को रखते हैं तो इस पर फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला है Q × E। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड +1 पर लगने वाला फोर्स है, इसीलिए जो +1 पर फोर्स लगेगा वही उसी डायरेक्शन में +Q पर भी लगेगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर -Q होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होता तो फोर्स इधर लगता, QE इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता। यह हम लोगों ने लास्ट क्लास को पढ़ा था। और जाते जाते हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में भी पढ़े थे। यह पढ़े थे कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है Q R1 पोजीशन वेक्टर पर, तो आपको किसी और पॉइंट R2 पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किस प्रकार दिया जा रहा था, 1/4πε0 Q अपॉन यह R21 वेक्टर हो गया। तो R21 वेक्टर का होल स्क्वायर और डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर R21, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में है, ठीक है। और इसी क्रम में हम लास्ट में लिखे थे 1/4πε0 Q/R2 - R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ऊपर R2 - R1। क्यों? यूनिट वेक्टर बनाने के लिए आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले से 2 था ही, एक और मैग्नीट्यूड से डिवाइड किए पावर 3 हो गया। यह हम लोगों ने लास्ट क्लास को पढ़ा था। इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम के तरफ कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मान लो, अगर दिया हुआ है लैंग्वेज में ही अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये चार्ज +5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2,3 मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम दिखाना चाह रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 5,7 मीटर। मान लो ऐसे पूछ दे क्या होगा, ये चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 2,3, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 5,7, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या करना है, हेयर गिवन क्या क्या होगा, सोल्यूशन में गौर से देखो। Q आपको गिवन है +5 माइक्रोकूलम, उसका पोजीशन आपको गिवन है RQ। अगर Q का पोजीशन हम R1 माने तो यह पोजीशन गिवन है आपको 2i कैप + 3j कैप।
और P का पोजीशन, दूसरा पोजीशन जो है R2, जहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वह है 5i कैप प्लस 7j कैप। इतना गिवन है। तो इतना गिवन है तो आपको आगे क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, आपको R2 माइनस R1 की ज़रूरत होने वाली है। R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2i कैप प्लस 7 माइनस 3j कैप, यानी R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई कैप जे कैप है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना हो, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 मीटर। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल है, इसके बाद मूव कर जाइए कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और यहाँ था R2 माइनस R1। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q, यानी 5 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर माइनस 6 बटा R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का होल क्यूब, और यहाँ R2 माइनस R1 वेक्टर यानी 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 5 क्यूब है, 53 नहीं, 5 क्यूब। तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, नीचे 25 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 बटा 25 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये क्या हो गया, 1000 अगर भाग दो 25 8 1000 हो जाएगा, 9 8 72, यानी 72 गुने 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर कूलम। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो 72 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं हम इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिखे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 72 तो कॉमन रहेगा ही, 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड 5 है, तो 72 गुने 5। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तो मैग्नीट्यूड हो जाता 72 गुने 5, और 72 गुने 5 मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से निकालें आंसर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो यह हो जाएगा 72 गुने 5, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 360 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग सवाल बनाते हैं। डन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम में क्या होगा। कुछ नहीं, मल्टीपल चार्ज सिस्टम में वेक्टर सम हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम। मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू each individual चार्ज। प्रत्येक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका वेक्टर सम ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हो जाएगा। जैसे अब पहला केस अगर हम ले ले, इसमें आता है 2 चार्ज सिस्टम। ये बड़ा कॉमन है, 2 चार्ज सिस्टम। जैसे अगर यहाँ पे Q1 है और यह Q2 है, ठीक है। अब किसी पॉइंट इसी लाइन पर अगर हम ले ले, यह पॉइंट P, Q1 से उसकी दूरी हो जाएगी R1 और Q2 से उसकी दूरी R2। तो अगर यह दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो E1 बराबर हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण भी डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी इसको आप आई कैप दे सकते हो। E2 बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 स्क्वायर, इसका भी डायरेक्शन सेम होगा। इसीलिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सिंपल। इस केस में ऐसा हो जाएगा। केस हम बदल दे, किसी और पॉइंट पर अगर पूछता तो क्या होता। दूसरा केस अगर हम ले ले इसी में कि अगर यह चार्ज यहाँ प्लस Q1 है और यहाँ प्लस Q2 है, बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लिए P पॉइंट, यहाँ से यह दूरी R1 है, यहाँ से यह दूरी R2 है, ठीक है। तो अब यहाँ E1 निकालोगे, यानी Q1 चार्ज के कारण जब निकालोगे तो इधर हो जाएगा E1, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, यहाँ मने मने +1 चार्ज सोचना है, और यह Q2 के कारण इधर होगा, ठीक है। तो E1 बराबर आपको हो जाएगा वही KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, एंड E2 बराबर हो जाएगा KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अगर यह आपको इस दिशा में है तो यह आपको इस दिशा में हो जाएगा, होगा कि नहीं। E1 अगर इधर तो E2 इधर, क्या जी, कोई दिक्कत। तो अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ई नेट का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछे तो वह क्या हो जाएगा K। अब इसमें बड़ा कौन है नहीं मालूम, जो भी बड़ा होगा उसके अनुसार इसका डायरेक्शन हो जाएगा। KQ2 अपॉन दोनों घट जाएगा आपस में, मॉड हम दे दिए हैं कि अगर मान लो E1 बड़ा हुआ तो नेट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, E2 बड़ा हुआ तो नेट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। एंड इफ E1 बराबर E2, अगर E1 और E2 बराबर है तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा 0, E नेट बराबर 0। तो E नेट जब 0 होगा तो ऐसे केस में आपको Q1 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R2 स्क्वायर हो जाता है। यह बड़ा यूजफुल है, जो आप लास्ट क्लास पीछे पढ़े थे कि कहाँ पे वह पॉइंट हो जहाँ पे तीसरा चार्ज रखे तो फोर्स उस पर 0 लगे, पढ़े थे ना कि वेयर शुड बी प्लेस द थर्ड चार्ज सो दैट इट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। तो थर्ड चार्ज आप उसी पॉइंट पर रखो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है किसी पॉइंट पर तो वहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स भी 0। क्लियर, यस। इसी प्रकार अगर डायरेक्शन मान लो बता, देखो अगर दोनों लाइक चार्ज रहेगा तो बीच में ही संभावना है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का, लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है, तीसरा केस ले लेते हैं 2 चार्ज सिस्टम में ही। इस प्रकार से अगर केस लिया जाए कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, जैसे अगर हम यहां 2 चार्ज लेते हैं, एक -Q1 और एक +Q2, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, हम जानबूझ के साइन के साथ लिख रहे हैं तो क्लियर हो जाए, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो एक -Q1 है और एक +Q2 है। हाँ, अब इसमें मैग्नीट्यूड कौन बड़ा होगा, Q1 का मैग्नीट्यूड मान लो Q2 से बड़ा है, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है। तो हम 3 रीजन में काम करते हैं, तो क्या होगा, एक रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो रीजन 1 में अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो, हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली आप सोचो कि हम पॉइंट यहाँ पर लिए हैं और इधर यहाँ पर लिए हैं कहीं, और इसमें कहीं इधर लिए हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई लेते हो पॉइंट नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव, तो मने मने इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या रखेंगे, कौन सा चार्ज, +1 चार्ज। कौन सा चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो +1 चार्ज। तो +1 चार्ज यहाँ रखेंगे।
तो यह माइनस है, यह क्या करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। Q1 का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, नज़दीक भी हो गया, तो यह अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा थोड़ा बड़ा होगा। और यह Q2 के कारण, Q2 छोटा है और दूर भी है, लेकिन इसके कारण तो रिपल्सिव होगा, तो यह सही बात है, यह E1 होगा और इधर E2 होगा। बट E2 जो होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। E2 हमेशा छोटा होगा E1 से। क्यों? क्योंकि Q1 भी बड़ा है, नज़दीक वाला चार्ज बड़ा है और नज़दीक भी है, तो दोनों चीज़ इसके फेवर में ही है। चार्ज भी बड़ा है, दूरी भी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ इस टाइप से केस बनेगा। तो इधर अगर कोई पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K, बड़ा में से छोटा घटा दो, तो K Q1 बटा R1 स्क्वायर माइनस Q2 बटा R2 स्क्वायर। यानी R1 Q1 से दूरी है, R2 Q2 से दूरी है। हर केस में यही समझ के बनाना, ठीक है। ओके, बीच में कहीं कोई पॉइंट लेते हैं। नोट में शायद हैंड राइटिंग वाला नोट्स, जो हैंड नोट्स दिए थे, उसमें शायद नहीं हो इतना अच्छे से। आप इसको नोट कर लेना। नोट्स बनाते समय, पढ़ाते समय थोड़ा तो अंतर होता है। आप लोगों को देख के थोड़ा ज़्यादा अच्छा निकलता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर आ जाए हम, तो यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव। यहाँ पे मने +1 चार्ज रख दो। रख दिए? ठीक है जी, रख दिए। अब क्या करेगा, यह नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा। वेरी गुड। और यह पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब वो डिपेंड करता है किसका Q/R स्क्वायर का रेशियो बड़ा है। जो इसका बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए इधर E नेट जो होगा इसी दिशा में होगा और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा K, यहाँ Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ फिर से देखो, हर जगह सिंबल हम चेंज कर दे रहे हैं, ये मत समझना कि यहाँ का R1 यहाँ का R1 एक ही है। अब इस केस में हम R1 ले रहे हैं यह दूरी, और इस केस में ले रहे हैं यह दूरी R2। हर जगह यही रिप्रेजेंट करें, तीनों चीज़ को हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका सिंबल यहाँ R1 ये दूरी था, इस केस में R2 यह दूरी था। इस सेकेंड वाले केस में यह R1 दूरी है, यह R2 दूरी है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि E नेट 0 कभी भी नहीं होगा। तीसरा केस, इधर हम चलते हैं। इधर किसी भी पॉइंट पर +1 चार्ज मन ही मन रखो। यह प्लस छोटा है लेकिन नज़दीक में है, रिपेल करेगा E2। E1 बड़ा चार्ज है लेकिन दूर है, यह अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दूर होने की वजह से कम हो जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि चार्ज जितना गुना ज़्यादा हो, डिस्टेंस का स्क्वायर भी उतना ही गुना ज़्यादा हो, तो ले दे के बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस केस में संभावना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि यह चार्ज बड़ा है तो हो सकता है दूरी ज़्यादा होने के प्रभाव को वो मैनेज कर सके, और यह चार्ज छोटा है लेकिन नज़दीक में है तो हो सकता है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण वाले से बराबर हो जाए, उसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। अब इस केस में हम प्योर क्लियर हम नहीं बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। फॉर दैट वी विल हैव टू सी क्या, कि अगर Q1/R1 स्क्वायर ग्रेटर दैन Q2/R2 स्क्वायर अगर बराबर है, एक Q1/R1 स्क्वायर बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा, तो यह वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, E1 बड़ा हो जाएगा। परंतु अगर Q1/R2 स्क्वायर लेस दैन R1 स्क्वायर लेस दैन Q2/R2 स्क्वायर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, E नेट। ठीक है, तब E2 में से E1 को घटाएंगे। अब अगर दोनों बराबर हो गया, अंतिम केस कि अगर Q1/R1 स्क्वायर बराबर हो गया Q2/R2 स्क्वायर, तो इसका मतलब है E नेट बराबर 0। इसका मतलब क्या है, E नेट बराबर 0। तो यह केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह जानने के लिए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, क्लियर? चलिए
आगे की ओर बढ़ते हैं। यह तो 2 चार्ज सिस्टम का हो गया। इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम बना ले, फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म में देंगे कि 2 चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर separated by distance 3 मीटर। find the position where net electric field is 0। वह पोजीशन बताइए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, 2 चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 3 मीटर से सेपरेटेड है, तो आपको वह पोजीशन बताना है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। देखते हैं, 2 चार्ज हो गया, यहाँ +10 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम। सेम वाला फार्मूला, सेम वाला ट्रिक काम आ जाएगा। जो थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करे तो उस पर फोर्स 0 लगे, वही वाला यहाँ पर काम आ जाएगा। क्या है कि भिन्न चार्ज मध्य विराजे छुटका के नज़दीक। हाँ, तो ये तो हो गया थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के। अच्छा, यहाँ तो देख लो कहाँ पे तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो यानी अब तो है कि बीचों बीच नहीं होगा, सम चार्ज के बीच में होता है। थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होता है, सम चार्ज के बीच में और छुटका भिन्न के कात में। यानी अब बीच में नहीं होगा, किनारे होगा। लेकिन किस किनारे होगा, बड़े वाले के नहीं बल्कि छोटे वाले के किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि छोटा चार्ज है तो उसके नज़दीक में रखोगे तब जाके वह इसके प्रभाव को कैंसिल कर पाएगा। तो यह दूरी 3 मीटर है और यह दूरी हो गया, इसको x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, 0 करना है, तो इसका मतलब है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 10 के कारण, 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है तो इसके कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E1 बोल दे, और -5 के कारण नेगेटिव है तो यहाँ +1 रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो यह E2 है। तो संभावना तभी 0 हो सकता है जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यह तभी संभव है जब K Q/R² यानी K 10 माइक्रोकूलम अपॉन यहाँ का स्क्वायर यानी 3 + x का होल स्क्वायर बराबर हो जाए K 5 माइक्रोकूलम बटा x²। तो ध्यान देना, चार्ज अगर सेम यूनिट में है तो फर्क नहीं पड़ता, के आपस में कट जाएगा। इसीलिए सिर्फ हम लोग Q/R² का दिमाग में रखेंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 10/3 + x का होल स्क्वायर बराबर 5/x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² बटा 3 + x यानी x/3 + x का होल स्क्वायर बराबर 5/10 यानी 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा x/3 + x = 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा √2x बराबर 3 + x। तो यहाँ √2 माइनस √2 इधर से यह जाएगा तो 1, √2 - 1x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/√2 - 1 मीटर। दशमलव में अगर वैल्यू होगा तो आप रख सकते हो यहाँ 1.414, तो यह 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा यानी 7 पॉइंट समथिंग। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दशमलव में निकालना हो तो दशमलव में हो जाएगा 3/1.4 लेके ही चलो -1, तो यह हो जाएगा 3/0.4 भाग दे दो यानी 30/4। 30/4 यानी 7 × 28 7.5 मीटर लगभग। यहाँ 1.414 रखते तो 7.5 से हल्का कम आंसर आता, स्लाइटली लेस देन, हल्का 7.5 से लेस देन आंसर होता। इतना मीटर कहाँ से, -5 माइक्रोकूलम से। अगर 10 माइक्रोकूलम से आंसर दिया हो तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10.5 के करीब।
तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो 7.5 से हल्का कम जो भी आंसर होगा, 7 पॉइंट मान लो 4 हो, 7.46 हो, 45 हो, आप उसमें टिक लगा सकते हो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए डन। उसी प्रकार अगर दोनों लाइक चार्ज होता तो यह एक सीधा नहीं बल्कि बीचों बीच होता, लेकिन अगर इस साइड में छोटा चार्ज होता तो यह पॉइंट इधर नहीं बल्कि इधर होता। ये थोड़ा दिमाग लगाना होता है। चलिए तो ये देखते हैं हम लोग। अब कुछ इस टाइप से सिस्टम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहेगा निकालने के लिए मोर अदर सिस्टम्स। अगर हम देखें मोर अदर सिस्टम्स इस टाइप से, पहला अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दे, क्या दे दे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे भी चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, ठीक है। तो सेंट्रोइड पर, एट सेंट्रोइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट सेंट्रोइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। अगर तीनों जगह चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह उधर धक्का देगा, यह तीनों बराबर बराबर लगाएगा फोर्स, यह इधर नहीं सॉरी, धक्का लगा रहा है तो यह इधर और यह इधर, तो कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार जो भी सिमेट्रिक होगा, अगर स्क्वायर भी है तो अगर यहाँ पर सब जगह चार्ज Q और Q रखा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ऐसा सिस्टम हो, फिर से सिमेट्री सिस्टम लेते हैं, हेक्सागोनल है, हर जगह चार्ज सेम, हर जगह अगर चार्ज सेम है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब कुछ अलग सिस्टम दे दे जहाँ पे पूरा सिमेट्री नहीं हो, इस टाइप का हो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस बिलो वाले क्वेश्चन में। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, पहला है हर जगह चार्ज आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है, Q, यह A साइड है और सेंट्रोइड आपको यहाँ दे दिया, यह पॉइंट O है, लेकिन संयोग से एक चार्ज आपको नेगेटिव दे दिया। एक चार्ज क्या दे दिया, नेगेटिव। यहाँ Q है और एक चार्ज नेगेटिव, कैसे बनेगा? तो अब यहाँ रिप्रेजेंट करके देखना पड़ेगा। सेंट्रोइड पे चले जाओगे, सेंट्रोइड पर, तो यह Q नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह उधर की ओर धक्का देगा। यहाँ अगर +1 चार्ज अपने मन से रखो, यह उधर की ओर धक्का देगा, इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में एंगल 120 डिग्री। लेकिन यह नेगेटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अवे नहीं बल्कि चार्ज के तरफ होगा। तो यह उतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस दिशा में होगा। क्लियर? देख लो गौर से, यहाँ +1 रखोगे तो यह Q रिपेल करेगा, यह Q प्लस को रिपेल करेगा, लेकिन यह नेगेटिव कर दिए तो यह अट्रैक्ट करेगा। उस केस में क्या था, रिपेल कर रहा था, इसलिए टोटल 0 हो जाना था, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कह दे कि निकालिए, क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, तो यहाँ यह दो चार्ज E और E, गौर से देखना, दो चार्ज E और E 120 डिग्री पर होता है। अगर पहले से देख लो, बड़ा लॉजिक इसमें बड़ा आसान है कि अगर यह पॉजिटिव होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होता था कि नहीं? अगर पॉजिटिव होता था तो अब तीनों मिल के 0 हो जा रहा था, तीनों मिल के 0 हो जा रहा था। इसका मतलब है कि इस दोनों का सम इसी के बराबर होता है, तब ने इसको कैंसिल कर दे रहा था। सिर्फ इस दोनों का सम इसी के बराबर होता था, इसीलिए इसको कैंसिल कर देता था। तो अभी तो यह दोनों भी है और तीसरा भी है, तो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इसी पर आएगा।
ऐसे भी आना भी चाहिए। ई दो वेक्टर है, दो वेक्टर बराबर बराबर है, उसके बीच का एंगल 120 है, तो इस दोनों का भी रिजल्टेंट बीचों बीच ही होगा। क्या होगा? बीचों बीच होगा। और कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? इसका 60 डिग्री और इसका 60 डिग्री। तो ई नेट अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इधर का ई कॉस 60 डिग्री, फिर प्लस बीच वाला ई प्लस इसका भी कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी E/2 प्लस E/2 यानी 2E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2E के बराबर, जहाँ E बराबर क्या है? वेयर E बराबर आपका हो जाएगा 1 के कारण, तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। यह R जो दूरी होता है वह A/√3 का होल स्क्वायर, यानी यह ऊपर चला जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A²। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो नेट इसका रिजल्टेंट आंसर जो हो जाएगा इस केस का आंसर अब हो जाएगा ई नेट बराबर, यह 3 है और यहाँ 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन A²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q अपॉन A²। तो थोड़ा डायरेक्शन पर ध्यान देना पड़ता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन पर ध्यान देना पड़ता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस पर तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बड़े काम का चीज़ है। इसी में अब अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ये देखा जाए अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो, यहाँ +Q, यहाँ +Q, यहाँ +Q, और एक जगह अगर मान लो हम -Q रख दिए। क्या रख दिए? -Q। तब पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट O पर क्या होगा। यह दूसरा क्वेश्चन उसी में, यह O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कैसे होगा? गौर से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मने मने क्या सोचो? +1 चार्ज सोच लो यहाँ पे है। यह प्लस वाला इस प्लस को रिपेल करेगा, यह प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, यह प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, और यह माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब कि यह E है, यह E है, यहाँ भी E था और यह E है, E कैंसिल हो जाएगा और यह E जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी E नेट बराबर जो हो जाएगा 2E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 2E के बराबर। जहाँ अगर यह साइड A है तो E नेट बराबर हो जाएगा, E बराबर सिर्फ पहले निकाले, E बराबर आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। यानी वर्टेक्स से O की दूरी। तो अगर यह A है तो पूरा √2A होता है, यह √2A का आधा यानी A/√2 होता है। इसको याद रखिएगा, स्क्वायर के केस में यह A/√2 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में A/√3 हो जाता है इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A²। यानी E नेट हो जाएगा आपको 2 टाइम्स गुना करना है, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन A²। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। इसी केस में एक और आता है तीसरा, इस टाइप का भी फेमस क्वेश्चन है कि यह +Q, यहाँ भी +Q, यहाँ -Q, यहाँ -Q। एकदम दिमाग में सेट कर जाना चाहिए, इतना तोड़ के बता रहे हैं। तो अब अगर इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो अब मने मने +1 चार्ज सोच लो। यह +Q क्या करेगा? इधर की ओर धक्का देगा +1 को, यह माइनस अट्रैक्ट करेगा।
यह प्लस धक्का देगा, यह माइनस अट्रैक्ट करेगा। अरे वाह, इधर हो गया, यानी इस बार यह ई है, यह ई है, यह भी ई, यह भी ई, और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट यानी कुछ इस प्रकार इसका फोटो बन जाएगा कि इधर भी टोटल 2e हो जाएगा, इधर भी 2e हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीचों बीच होगा। 90 डिग्री बनता है स्क्वायर के केस में, यह 45 डिग्री पर हो जाएगा। यानी ई नेट अगर इस बार लिखना चाहो तो यह क्या हो जाएगा, 2e cos 45 डिग्री प्लस 2e cos 45 डिग्री, यानी 2e/√2 प्लस 2e/√2 यानी 2e√2। तो लोग को तो याद ही रहता है कि अगर 90 डिग्री का जब केस रहता है और बराबर बराबर है, ए है तो a√2, 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाता है, √2e² प्लस √2e² प्लस 2e², यानी 2e√2। तो ये आसानी से निकल जाता है। जहाँ e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर यही होगा 1/4πε0 2q/a²। सेम चीज़ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ e नेट हो जाएगा 2√2 और e की जगह 1/4πε0 2q/a², यानी यहाँ लिख सकते हो 1/4πε0 2 दूना 4 4√2q/a²। तो इस केस में यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास को और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अभी तक हम जो भी मल्टीपल चार्ज देख रहे हैं, चार्ज डिस्क्रीट है, फिर हम कंटिन्यूअस चार्ज के कारण भी देखेंगे, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही इस क्वेश्चन यहाँ टॉपिक हमारा थोड़ा लेवल का है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, तो पढ़ो, अगले क्लास को मिलते हैं। क्या, खुश रहो, बाय बाय।